हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैथ सिलेक्शन सीरीज का नया लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 14। हमने 1 से लगाकर 13 तक के लेक्चर ऑलरेडी खत्म कर लिए हैं। और हम लोग इस सीरीज़ के अंदर में क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2024 के अंदर में जो भी 36 शिफ्ट प्री के अंदर में आई हुई है वो एक एक करके हम लोग पूरे मैथ सेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, सारे 25 क्वेश्चन। इसमें हम लोग बेस्ट अप्रोच के साथ कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज भी करते जा रहे हैं, फॉर्मूलाज रिवाइज करते जा रहे हैं, ट्रिक्स वगैरह शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह कैसे एग्जाम में अप्रोच करने हैं सवालों को, वो सब हम लोग एक एक करके हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट शुरू से बने हुए हैं उनको एकदम डिटेल के अंदर में सब कुछ पता ही होगा, लेकिन जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ कि जो भी हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उसमें हार्ड सवाल भी है, ईजी सवाल भी है, बड़े फास्ट भी करने वाले हैं। एग्जाम में कौन से सवाल को पहले अटैम्प्ट करना है, कौन से को छोड़ देना है, कौन से को लास्ट में करना है, ये सब भी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ सिलेक्शन सीरीज़ जो है उसके अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो पीवाईक्यूज़ है ना, पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं 2025 को टारगेट करते हुए, एसएससी सीजीएल 2025 को। ठीक है, सीजीएल सीएचएसएल आप ये सब कुछ मान चलिए कि ये सब कुछ आपको इससे हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आज कर रहे हैं 13 सितंबर 2024 की शिफ्ट 2। हम लोगों ने 9, 10, 11, 12 ये सारी की सारी शिफ्ट जो इनकी 3 शिफ्ट थी वो सारी कर दी है और 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट कर ली है। ठीक है, और ये हमारा है लेक्चर नंबर 14। और देखिए, आप हम लोग जो भी स्टूडेंट शुरू से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि हम लोग एक टारगेट स्कोर लेके, टारगेट स्कोर जो है हम लोग एक एज्यूम करके हम लोग क्या किए थे, इस सीरीज़ को स्टार्ट किए थे कि हम लोग को लेके आना है प्री में 50 आउट ऑफ 50 और मेंस में 90 आउट ऑफ 90। इसके लिए हमें जो कर सकते हैं हम लोग वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, हम लोग 2023 की चाहे मॉक देना हो, चाहे 2024 की ये पीवाईक्यू सीरीज़ करना हो, चाहे आपका सिलेबस करना हो, चाहे फार्मूला बुक करना हो, सब कुछ हम लोग करेंगे आगे। उसके बाद में मैं ये बता देता हूँ, मेरे मेंस के अंदर में 90 आउट ऑफ 90 रहे हैं, तो आप इतना बिलीव कर सकते हैं कि जो जो मैं बताऊंगा वो उतना तो सफिशिएंट बता ही दूंगा कि आपको मेंस निकल जाए, आपका पूरा प्री और मेंस आपका सीजीएल के अंदर में पूरा हो जाए। ठीक है, तो आपको प्री और मेंस के हम लोग अब सारे चीज़ कर देंगे। और जो हमारे 25 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ये आपके टाइम बचाने के लिए मैंने एक और चीज़ की है। 25 क्वेश्चंस जो है उसमें से 1 से 20 तक के जो सवाल है वो इस शिफ्ट के ईजी साइड के सवालों को रखा है, और 21 से 25 तक जो सवाल रखे हैं वो मैंने इस शिफ्ट के हार्ड बोलो चाहे आपका टाइम टेकिंग सवाल बोलो वो सब रखे हैं। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आप 1 साल से तैयारी कर रहे हो और आपको इजी तो बन ही जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और सीधा 21 से 25 देख सकते हैं ताकि आपका टाइम बच जाए। लेकिन अब मेरे हिसाब से मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप पूरा लेक्चर देखें, जिससे क्योंकि मैं हर सवालों में कुछ न कुछ बीच बीच में ट्रिक्स बताते रहता हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स, कैलकुलेशन ट्रिक्स, तो वो भी आपको फ़ायदा हो। ठीक है, चलो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सरलीकरण कीजिए किसको, इसको। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले आगे जो हिंदी में सवाल रहेंगे तो हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना। ठीक, सरलीकरण कीजिए। अब इसमें देखो, ये मैं ए मान लेता हूँ तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और नीचे क्या है, a प्लस बी प्लस सी। पहले मुझे बताइए कि ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का। ठीक है, और नीचे क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये कट गया आपका ऊपर में, तो बचा क्या, सिर्फ a प्लस बी प्लस सी, और इसको जोड़ दो तो ये 2 और 3 5 और 6 और 1 7 और 7 और 7.5, तो आपका 7.5। ठीक है, चलो आगे। और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये मान लीजिए 36 शिफ्ट अगर आप शुरू से एंड तक पूरा कर लेंगे ना तो आपका मैथ्स का बेड़ा पार है। ठीक है, तो आप इस सीरीज़ को शुरू से एंड तक कंटिन्यू रखना है, और ये लेक्चर खत्म करने के बाद में आपको पिछले लेक्चर भी देखना है अगर आपने नहीं देखे हैं, एक एक करके 2 की स्पीड से 1.5 की स्पीड से भगाया करना है। ठीक है, एकदम धीरे धीरे नहीं करना है। चलो, ए डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट्स एट ए 20% प्रॉफिट बट ही यूजेस 950 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ द 1 किलोग्राम, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। अब देखिए, एक बात बता देता हूँ, आपका जब भी ये होता है ना डिसऑनेस्ट वाला, इसको थोड़ा मैं इन डेप्थ बता देता हूँ। डिसऑनेस्ट में ना एक चीज़ आपको करनी है। क्या चीज़ करनी है, डिसऑनेस्ट के अंदर में एक चीज़ में क्या है कि आपको एक चीज़ देखनी है कि आपका गया क्या और आया क्या। ये रखोगे ना बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। गया क्या आया क्या, गया क्या का मतलब क्या है कि जो दुकानदार है उसके पास से सामान, उसके पास से जो भी चीज़ हो रहा है वो जा कितना रहा है। आया क्या क्या मतलब उसके बदले में उसके पास कितना पैसा आ रहा है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। एक साइड लिखना है गया क्या और एक साइड लिखना है आया क्या। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पे देखेंगे, अगर हमारे पास देखेंगे कि भाई गया क्या, अब ये 20% प्रॉफिट है, 20% प्रॉफिट है, तो उसके पास 20% का मतलब क्या है, क्योंकि 1/5 है, 20% का मतलब 5 की चीज़ 6 में बेच रहा है, एक रुपये फायदे में बेच रहा है, तो मतलब 5 की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20% प्रॉफिट में हम लोग देखते हैं, यहाँ से देखना है गया और यहाँ हमेशा लिखना आया। ठीक है, मैं ये तो इजी सवाल है, मैं हर किसी सवाल के लिए बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो यहाँ लिखना है गया, यहाँ लिखना आया। गया तो उसके पास 5 रुपये का चीज़ था, आया उसके पास 6 रुपये ना। ठीक है, 6/5 20% प्रॉफिट है तो 1 रुपये का फायदा हो गया, तो गया तो 5 रुपये, आया 6 रुपये।
अब दूसरा क्या करते हैं, बट ही यूजेज 950 ग्राम वेट इन प्लेस ऑफ द 1 किलोग्राम, मतलब उसके पास में अगर कोई दाल लेने आया तो वो 950 ग्राम ही दे रहा है, गया कितना 950 ग्राम, लेकिन पैसा कितने का आया, 1000 ग्राम का आया ना, वो दे तो 950 ग्राम ही रहा है, लेकिन माल का पैसा तो 1000 ग्राम का आ रहा है, तो ये फायदा हो रहा है। अब यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दो 20 पंजे 100, 5 से काट दो 19 पंजे 95 और 5 चौक 20, 6 और 4 6 चौक 24। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना, ये मल्टीप्लाई में होता है, 6 चौक 24, तो हमारे पास में क्या हो गया 19 और 24। अब देखो 19 की चीज़ 24 में बिक रही है, मतलब कितने का फायदा हो रहा है, +5 हो रहा है, तो 5/19 का हमारे पास में फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे कितना हो गया 5/19, 19 लाल पीछे 12 और ये 57, अच्छा पूरा पूरा यही है ना आपका, सीधा काटना भी नहीं है, ऑप्शन में देखो 500/19 हो गया, 5/19 परसेंटेज में बदलोगे तो इंटू 100 कर दोगे, ठीक है, तो 500/19 हो गया। चलो आगे, आगे क्या है कल्याण, और एक चीज़ ध्यान रखना, एलिगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एलिगेशन, ठीक है, एलिगेशन चैप्टर है ना, मैं बीच बीच में करवा रहा हूँ ना सवाल, तो उनको ना बहुत अच्छे से समझ लेना। आगे देखो, कल्याण स्पेंड्स 80% ऑफ हिज इनकम, 80% इनकम को स्पेंड करता है, हिज इनकम इंक्रीजेज बाय द 15% एंड हिज एक्सपेंडिचर आल्सो इंक्रीजेज बाय द 5%, द परसेंटेज ऑफ द इंक्रीज इन द सेविंग इज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द सेविंग। तो अब यहाँ पे देखिए कल्याण ने क्या किया, आय का 80% खर्च करता है, तो अभी देखो एलिगेशन लगेगा ऐसे सवालों में, इसके लिए क्या करना है आपको, एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ लिखना है एक्सपेंसेस, यहाँ लिखनी है सेविंग, यहाँ लिखनी है इनकम, ये सब परसेंटेज में, इसमें क्या चेंज हो रहे हैं ये लिखने यहाँ पे, और फिर ये लाइन खींचनी है, यहाँ लिखना है एक्सपेंसेज और सेविंग का रेशियो, ये होता है पैटर्न, ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम लोग देखते हैं पहले एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज कितनी है, एक्सपेंसेज में क्या वृद्धि हुई वो देखो, व्यय भी 5% बढ़ जाता है, व्यय 5% बढ़ जाता है, तो एक्सपेंसेज में 5% की हुई, उसके बाद में क्या हुआ, आय में 15% की वृद्धि होती है, आय मतलब इनकम, इनकम में 15% की वृद्धि होती है, बचत में वृद्धि प्रतिशत फाइंड करना है, तो ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है। एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो, आय का 80% खर्च करता है, 80% का मतलब क्या होता है 4/5, 5 अगर सैलरी है तो 4 खर्च कर देता है, तो मतलब 4 तो एक्सपेंसेस हो गया, तो सेविंग कितनी हुई 1, यही हुआ ना, एक्सपेंसेस और सेविंग का रेशियो लिखना है, 5 तो टोटल इनकम है, तो 4 रेशियो 1 हो गया। अब देखो 15 में से 5 गया, अब ज़्यादा में से कम घटाना है, 15 में से 5 गया, 15 में से 5 गया तो अब पीछे बचा 10, तो 1 की चीज़ जब 10 है तो 4 की चीज़ कितनी हो जाएगी 40। और अब देखो, अब आपका दिक्कत यह होगा कि 40 में 15 जोड़ूँ कि 40 में से 15 घटाऊँ, ठीक है, ये दिक्कत होता है। तो 40 में से 15 जोड़ना है कि घटाना है, इसको मैंने ना बहुत बार पिछले लेक्चर में बता दिया है, यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि ये जो 15% है ना, जो सेंटर में पड़ी हुई चीज़ें, वो हमेशा इन दोनों के ना बीच में रहती है, इन दोनों की रेंज के बीच में रहती है। अगर ये 5 है, ये इससे अगर कम है तो दूसरी हमेशा ज़्यादा होगी, ये कम है ना तो ये हमेशा ज़्यादा होगी, और ज़्यादा करने के लिए आपको 40 में 15 जोड़ना पड़ेगा, ना कि घटाना पड़ेगा। 40 में 15 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 55, तो आपका आंसर हो गया 55%, ठीक है, अंडरस्टूड। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको जोड़ना कभी घटाना कभी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अवेयर रहना है कि आप जोड़ की जगह घटा मत देना। 40 में से 15 घटाओगे तो आपका फिर बच जाएगा आपका 25, और 25 अगर ऑप्शन में आगे यहाँ पे हो गया ना तो ये गड़बड़ हो जाएगा आपका, अंडरस्टूड ना। चलो आगे क्या हुआ, द आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ द रेडियस, ये फाउंड बाई एन आर्क लेंथ, तो आई एम सॉरी एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना, तो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 LR, ठीक है, 1/2 इंटू एल कितना है, लेंथ ऑफ द 7 सेंटीमीटर लंबाई के चाप, तो 7 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है, रेडियस हो गई 12 और हो गया 6, 7 छंग 42, अंडरस्टूड। चलो आगे, अब इसको देखिए, ये थोड़ा पढ़िए, इजी सवाल है, बस समझने की देर है। राजेश ने 2 वर्षों में, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेना है, राजेश ने 2 वर्षों के लिए 15% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से इतने रुपए का ऋण लिया। अब देखो राजेश ने कोई जगह से क्या लिया, ऋण लिया 10,000 रुपये का साधारण ब्याज की दर से, सिंपल इंटरेस्ट पे लिया लोन, लेकिन राजेश तय समय पर इसे चुका नहीं सका और उसने 2 और वर्षों का विस्तार मांगा, इसीलिए ऋणदाता ने उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में उस अवधि के लिए ब्याज राशि को शामिल कर लिया। मतलब क्या किया, चुका नहीं पाया तो अगले 2 वर्ष के लिए क्या किया, बोला कि जो मेरा ब्याज बन चुका है उस पर भी मैं ब्याज लूंगा, ये वाली बात है। 4 वर्षों के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि बताइए। देखिए ये सवाल लंबा लिखा हुआ है, लेकिन इसको तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है ठीक है, इतना ईजी है। अब देखो इसको कैसे करना है, अब सोचो कि कोई आदमी, पहले तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर समझिए कि होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है कि जैसे मैंने आपसे कोई P रुपए उधार लिए, तो मेरा पहले साल भी P पे ही मान लो 10% का रेट लिया, तो पहले साल भी P पे 10% लगेगा, दूसरे साल भी P पे ही 10% लगेगा, तीसरे साल भी P पे ही 10% लगेगा, मतलब हर साल मेरा ब्याज क्या होगा, सेम होगा, अंडरस्टूड ना, P पे ही 10% लगेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, पहले साल तो P पे ना 10% लगेगा, पहले साल तो P पे क्या लगेगा 10% लगेगा, मतलब पहले साल में इसमें और इसमें कुछ फर्क नहीं है, तो पहले साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है।
लेकिन दूसरे साल में क्या होगा, पी में ये 10% जुड़ जाएगा, तो ये जो 1.1 पी है ना, इसके ऊपर में ब्याज लगेगा 10% ऑफ 1.1 पी। ठीक है, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, ब्याज नया जो ब्याज है ना उसके साथ ऐड हो जाता है और मूल आपके मिश्र धन के ऊपर में लगने लग जाता है। अंडरस्टूड। तो इस तरह से हमारी चीज़ें चलती है। लेकिन अब चीज़ इसको और समझिए, तो यहाँ तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन अब हमें ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भाई पहले साल और दूसरे साल के अंदर में, तो दूसरे साल के अंदर में तो क्या किया इसने, 10-15% की जो रेट है ना, यहाँ पे भी 15%, यहाँ पे भी 15% रेट है, उसके ऊपर में ब्याज लगा। लेकिन तीसरे साल में ये चुका नहीं पाया, तो क्या हुआ कि ये जो ब्याज बना वो ब्याज भी जुड़ गया है मूलधन में। तो यहां से क्या होगी, यहां से ये जो चक्रवर्ती वाली बात हो गई, इस स्टेज पे क्या होगा कि इन दोनों साल का ब्याज जुड़ गया, इंटरेस्ट जुड़ गया। अब ये हमारे लिए नया मूलधन हो गया। अब इस पे वापस 15% लगेगा तीसरे साल में, और चौथे साल में भी है तो सिंपल इंटरेस्ट ही ना, 2 साल भी सिंपल इंटरेस्ट ही ले रहा है, बस यहाँ पे आके ब्याज जोड़ देना है, यहाँ पे भी 15%। ये बोलना चाह रहा है, इतना समझ में आया? तो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ टोटल, कि 10,000 रुपये बंदा उधार लिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है राजेश ने कुल द्वारा भुगतान की टोटल राशि, तो ये हो गया। अब सोचो कि 2 साल तक 15%, तो टोटल कितने हो गए, 30%। 30% हो गया ना, 1 साल का 15%, तो 2 साल का 30%, तो 2 साल का 30% इसके ऊपर लग जाएगा, तो मतलब 1.3 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई 1.3, तो ये हो गया मिश्रधन आपका टोटल। आपको पता है ना 30% बढ़ाने के लिए क्या होता है, 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 तो आपका टोटल जो था ही, और 30.3 मतलब 30%, तो ये हो गया। अब समझो, अब यहाँ पे ये होने के बाद में क्या हुआ, इतना मिश्रधन बन चुका है 2 साल के बाद में, मिश्रधन मतलब कि अमाउंट बन चुका है। तो इस अमाउंट के ऊपर में फिर से 10%, अब फिर से आपका 15% लगेगा, और फिर बाद में फिर से 15% लगेगा 2 साल तक, दो बार इसके ऊपर 15% मतलब फिर से 30% लगेगा, तो फिर से 30% मतलब 1.3। ठीक है, समझ गए ना? पहली बार में तो इसके ऊपर में लगा ब्याज ये 1.3 का, फिर दूसरी बार में इस पूरे के ऊपर में लगा 1.3 का, मतलब ये 30% का। ठीक है, तो अब 13 169, तो ये 169 हो गया, ये आंसर हो गया, खत्म। इतना ही है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन और इतना सा छोटा आंसर। आगे यदि राज्य क्यू और एस की जनसंख्या 14,700 है, तो इन राज्यों में क्यू और एस की जनसंख्या 14,700 ईच लिखा है यहाँ पे, देखो इंग्लिश में, तो मतलब इसकी भी 14,700 है, इसकी भी 14,700 है। तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी है? गरीबी रेखा से नीचे मतलब कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रखने वाले आदमी कितने हैं? तो ये है आदमी, और ये हो गया 2 और ये हो गया 1, इतना है। तो पहले देखते हैं कि कितना है, कि ये क्या परसेंटेज लिखा है, गरीबी रेखा से नीचे का परसेंटेज 19 है, तो 14,700 जो है, ठीक है, इसका 19% लोग क्या है, 19% लोग तो गरीबी रेखा से नीचे हैं। लेकिन उसमें से भी आदमी कितने हैं? आदमी तो 2:5 में है, तो मतलब दो है 7 के ऊपर में, 5 महिलाएं हैं, तो 7 जने टोटल है, उसमें से 2 आपके ये हो गए पुरुष। अब देखो ये हो गया 14,700, ये तो गया क्यू में, और 14,700 अब एस में देखते हैं। एस में हो गया 15/100 इंटू आपका हो गया 1/7। ठीक है, 1/7, 1:6 है ना, तो 1/7 हो गया। इसमें से 14,700 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 14,000 एक 7 से काट भी देते हैं ना, 7 दूनी 14, 21, 7 दूनी 14, 21, तो ये हो गया 21। तो हमारे पास में क्या करते हैं, 2100 ले लेते हैं बाहर, 7 से भी काट दिया हमने। अब हम लोग क्या किया, ब्रैकेट के अंदर में देखते हैं, तो हमारे क्या बचा, 19 दूना 38, 38 और 15, 38 और 15, यही हुआ ना। 8 5 13 3, असल का 1 5 53, 53 को 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो 53 और हो गया आपका 106, तो हो गया 3 6 5 11, 1 1 2 1 और 1 1113, यहाँ के ये 1113। अंडरस्टूड? तो ये आपका हो गया चीज़ खत्म। चलो नेक्स्ट, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये करना है। तो आपको पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अब इसको समझने का ट्राई करना है। इसको क्या हो गया, अब वैसे ही डायरेक्ट याद रखना है, ध्यान रखना है, ये चीज़ आप याद रखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab, ये ध्यान रखना। अगर यही चीज़ ये पहले आ जाएगा तो -4 बन जाएगा ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4ab, ये याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, और अगर वो भी बताना है तो वो भी बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे अब आगे चलते हैं। तो अभी ये तो सॉल्व डेरिवेशन कैसे होता है वो तो आपको आता ही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गया -4ab, तो -4gh, और ये आपके +4gh बचाई है, तो ये आपका हो गया 0। समझ गए ना, ईजी है ये एकदम। निम्नलिखित सेटअप में कौन सा त्रिभुज के कोणों को दिखाता है, मतलब ट्राइंगल्स के कौन से एंगल है, ट्राइंगल के टोटल एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री किसका हो रहा है, ये इसका हो रहा है, ये हो गया आंसर। चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही ऑप्शन होगा ना, तो 9 और 8 17, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, 5 और 3 8, 190 हो रहा है इसका, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे करके ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो आगे। 2 समरूप त्रिभुजों
दो समरूप त्रिभुजों में आर एस टी और एबीसी के परिमाप ये है, तो इसमें ए बी ये है, तो आर एस कितना। अब देखो इसके लिए ना आपको डायग्राम नहीं बनाना है एग्जाम के अंदर में, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इसमें डायग्राम नहीं बनाना है। आपको पता है कि मैं आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए बना देता हूँ, बाकी करेंगे कैसे बता देता हूँ। देखो आपको ये पता है कि जब आर एस टी और ए बी सी है ना, ये है आर एस टी और ए बी सी, आर एस टी फिर ए बी सी, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि आर और ये बोल रहे हैं ना समरूप, तो आर की जगह पे ही ए लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ए यहाँ से स्टार्ट कर दो, एस की जगह पे ही बी लिखना है और टी की जगह पे ही सी लिखना है, क्योंकि पहले का पहला दूसरे का दूसरा इसी हिसाब से होता है। तो आर की जगह ए लिखना है, एस की जगह बी लिखना है, टी की जगह सी लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब छोटा सा चीज़ अगर आपको नहीं पता हो। अब ये क्या बोल रहे हैं, एबीसी के परिमाप क्रमशः 26 और 39, तो इसका परिमाप 26 है, इसका 39 है, ये चीज़ ध्यान रखना। ए बी 24 है, तो ए बी 24 है, तो ये निकालना है, ठीक है, आपका आर एस निकालना है। तो अब इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या चीज़ सिखा रहा हूँ कि अभी देखो ये चीज़ आपको ये पता है कि पेरीमीटर का जो रेशियो रहता है वही साइड का रेशियो रहता है, और साइड का जो रेशियो रहता है उसका स्क्वायर जो रहता है वो एरिया का रेशियो रहता है, इतना सब कुछ आपको पता होगा। या फिर एरिया का रेशियो दिया हो तो उसका अंडर रूट कर दो तो साइड के रेशियो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे पेरीमीटर दिया है। तो अब समझो कि ये निकालना है, तो 26/49 जो है इसको x मान लेते हो, तो x रेशियो 24 होगा ना, साइड का रेशियो बराबर पेरीमीटर इसका रेशियो, 13 दूना 26, 13 3 39, और ये आपका हो गया 3 से हो गया 8 3 24 और 8 दूनी 16। अब लेकिन एग्जाम में ऐसे बनाना नहीं है, बनाना टाइम पास हो जाएगा, तो आपको सीधे सीधे देखो ना कि पेरीमीटर का रेशियो दिया तो सीधा लिखो पेरीमीटर का रेशियो। अब सोचो कि भाई कि ये बोल रहा है ए बी 24 है, ए बी 24 है, तब देखो कि ए बी मेरे दूसरी बार में लिखा था ना, ए बी 24 यहाँ पे है, तो नीचे वाले में 24 है, इसका मतलब ये है। और आर एस निकालना है, मतलब ये मैं सोचो कि यार आर एस, अब देखो आर एस जो है वही तो ए बी है ना, शुरू की दो, तो ए बी की रेस्पेक्ट में ही आर एस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आर एस निकालते यहाँ एक्स लिख दो, सीधा यही क्या करो, डायग्राम मत बनाया करो, 13 2 39, 13 3 39, 3 8 8 8 2 16, ये हो गया, अंडरस्टूड। चलो 10वां, इसका मध्य अनुपातिक निकालना है। मध्य अनुपातिक मतलब मैंने क्या बताया, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, बी स्क्वायर बराबर ए कितना है 12.96 इंटू सी कितना है 0.16, और बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका आपका निकालना है अंडर रूट। 12.96 का अंडर रूट क्या होगा आपका, ये भी आप याद रख सकते हो, आपका 3.6 होगा, मतलब 36 का स्क्वायर होता है 1296, ये भी कैसे पता है आपको, ये आप देख सकते हो 30 900 होता है, ठीक है, और 35 1225 होता है। 35 का मल्टीप्लाई करना आता है ना, 5 का तो गया 25, और 3 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 3 12, तो 1225 होता है ना, 1225 ये जस्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपका 26 हो गया, ठीक है, मतलब 36 हो गया, ये हो गया 3.6, ये हो गया 0.4, और इसका हो गया 6 6 24 का 4, और ये हो गया आपका 144, तो 1.44, अंडरस्टूड। चलो आगे, एक निर्माता अपने डीलरों के लिए अपने उत्पादों पर 30% व्यापार की छूट की घोषणा करता है, मतलब डिस्काउंट कितना दे रहा है वो, 30% का डिस्काउंट की देने का सोच रहा है। डीलरों में से एक कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन 25,000 रुपये प्रति की दर से व्यापार की छूट किया है। मतलब अब देखो एक आदमी है, जैसे मैं यूँ मान लो आपसे खरीद रहा हूँ 6 फ़ोन खरीद रहा हूँ 25,000 रुपये में, तो मुझे डिस्काउंट कितना मिलेगा, इतना अच्छा वाला, इतना बेसिक सवाल है। तो 6 फ़ोन का रुपये कितने हुए, 25,000 से 6 इंटू 25,000, और इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट है, तो मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई कर दो ना, हो गया। तो 25 आपका 25 चक्के 150 और ये हो गया 15 45, तो 45, ये हो गया खत्म, ठीक है, बच्चों वाला चीज़ हो गया। जीरो के चक्कर में नहीं पढ़ना, मैं आपको 1000 बार बोला है। अब ये क्या बोल रहा है, ये नहीं पढ़ना, मैंने बोला ही था। किस ब्रांड का उत्पादन, ये कब तक नहीं पढ़ना है, वो आप शुरू से अगर लेक्चर देख रहे हो तो आपको पता होगा। किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक है और किस वर्ष में, तो सबसे अधिक पूछ रहा है। तो अब पहले देखो, अब इसमें ना ढूंढने मत लग जाओ कि सबसे अधिक कहाँ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। आप सीधे ऑप्शन पे नजर मारो कि कौन सा है, इसमें से ही तो कुछ अधिक है ना। ई के ऊपर में 2019, ई के ऊपर में 2019 में 56 है, तो इसका तो वैल्यू हो गया 56। ई 2018 में हो गया 57। सी 2022 के अंदर में हो गया आपका 56। उसके बाद में आ गया एफ 2020 हो गया 56, तो ये हो गया, तो आपका ज़्यादा ऊपर हो गया ये। चलो आगे 13वां हो गया, ये आपका नहीं पढ़ना, मैंने बताता। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि राज्य ए के साक्षर पुरुषों की संख्या इतनी है तो राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है। अब समझो कि पहले अब टेबल देखो, परसेंटेज ऑफ लिटरेट, तो ए की बात कर रहे हैं, तो ए में लिटरेट कितने परसेंट है, 55%। उसमें से भी लिटरेट में भी पुरुष कितने हैं, 5:6 में पुरुष और महिलाएं। ये बोल रहा है लिटरेट पुरुष, देख दे ध्यान रखना, साक्षर पुरुष दोनों वर्ड बोला है, सिर्फ साक्षर नहीं बोला है, तो लिटरेट भी बोला है और मेल भी बोला है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो पहले ये मान लेता है कि टोटल संख्या जो है गाँव की, तो वो है एक्स, उसमें से लिटरेट कितने हैं 55%, तो 55/100, इतना समझ में आया, 55%। उसमें से भी पुरुष कितने हैं, पुरुष है 5/11, तो ये सब मिला के टोटल कितने हैं 5 लाख। अब देखो 5 लाख में से अब जीरो के चक्कर में कैसे नहीं पढ़ते हैं, अब देखना बहुत शानदार चीज बता, जीरो के चक्कर में कैसे नहीं पढ़ना है। 5 लाख हो गया, अब छोड़ो 0 0, 11.55
5 से 5 कट गया और ये 5 नीचे आएगा, 1/5 बनेगा ना, ये नीचे आएगा तो 1/5 मतलब 5 दूना 10, 2 बचेगा, ये हो गया 2। अंडरस्टूड ना। 0 0 आगे जो भी जितना भी होता रहेगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही करना है आपको। कैसे किया मैंने, 55/100, ये भी लिखने की जरूरत नहीं होती वैसे, 55 लिखा सीधा, और आपका क्या हुआ 5/11, ये करना है और बराबर में 5 लिखना है, यही चीज़ 5 11 55 11, सॉरी 5 से 5 कट गया और ये हो गया 5, तो ये इधर जाएगा वापस 1/5 बनेगा, तो ये आपको पता है कि 2 बनने वाला है, 5 2 10, समझ गए ना, इस तरह से करना है। आगे 2 पाई पी और क्यू, 2 पाई पी और क्यू एक टैंक को 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है टैंक को भरने में कितने वाले समय लगे, दोनों एक साथ ना। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इसका एलसीएम लेने का ट्रिक बता देता हूँ। अब एलसीएम ऐसे मत लो, ऐसे ऐसे मत लेना कि 36 और 45 ऐसे ऐसे करने लग गए, ऐसे ऐसे बच्चों जैसे नहीं करना है, ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब इसको थोड़ा तोड़ने का ट्राई करो। नमचौक 36 होता है, नमपुरी 45 होता है, ठीक है, तो इसमें से लिख दो, 9 तो कॉमन है वो लिख दो, और 4 लिख दो और 5 लिख दो, बस ये लिखा करो ऐसे, बस हो गया। अब इसको क्या मल्टीप्लाई ऐसा सब सोचना नहीं है, ऐसे तोड़ के रखा करो। अब 9 और 4 तो आपके आ गए तो 5 बचा, और 9 और 5 आ गए तो इसके बाद 4 बचा, और 5 और 4 9 दोनों एक साथ काम करेंगे ना, तो 5 4 9 का डिवाइड कर दो तो ये हो गया 5 20 दिन में उत्तर हो गया, 20 मिनट के अंदर में। आपको ये चैप्टर नहीं आता, अब ये मत बोलना कि 9 का डिवाइड क्यों किया, अगर आपको चैप्टर ही नहीं आता तो फिर तो क्या ही मतलब हो गया। आगे m की वैल्यू होगी a sec a के बराबर y बराबर b tan a, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द दिस इक्वेशन। अब देखो इसके दो तरीके हैं। अगर आप बेसिक अप्रोच से जाओगे तो क्या करो, m की जगह पे a sec a लिखो, m की जगह पे मैं करके देता हूँ बेसिक, पहले बेसिक अप्रोच से जाते हैं फिर एडवांस अप्रोच से जाते हैं। तो m की जगह a sec है, m की जगह a sec a लिखेंगे तो क्या होगा, b स्क्वायर a स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, माइनस a स्क्वायर y की जगह पे लिखेंगे b tan a, तो लिखेंगे b स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, b स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है, बटा b स्क्वायर और m स्क्वायर का मतलब हो गया आपका a स्क्वायर sec स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर a का मतलब यहाँ पे cos ही लिख देता हूँ, cos स्क्वायर a, ठीक है, इतना बना। अब पता है बी स्क्वायर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 होता है ना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर ये माइनस ले लेंगे तो आपका 1 बच जाएगा, तो बचा क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट वाली तो सब 1 हो गई। अब प्लस, अभी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर बट और ये स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, टेन स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर, तो टेन स्क्वायर बटा सेक स्क्वायर में क्या लिखोगे, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे 1/cos स्क्वायर थीटा, ये कट गया ना पूरा, तो बचा साइन स्क्वायर, तो बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो गया 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो गया बेसिक अप्रोच। एडवांस में क्या होता है कि यहाँ कभी कभी कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी, तो हमें पता है कि जब बनना यही है ए और बी में, जब बनना आंसर ए और बी के अंदर में ही है, यहाँ को कोई थीटा की बात ही नहीं हो रही की है, ऑप्शन में ऐसा नहीं है ना ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस थीटा, ऐसा कुछ नहीं है ना, तब थीटा की कुछ भी बात नहीं है और सब सीधा सीधा आपको लिख रहा है, तो आप सीधा सीधा ना थीटा की जगह पे कोई वैल्यू रख दो ना, थीटा की जगह वैल्यू रख दो, थोड़ा आसान बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको जगह 45 रख देता हूँ, क्योंकि 10 45 1 होता है, तो मेरा y बराबर b बन जाएगा, और जैसे ही इस पे 45 रखूंगा तो m बराबर √2a बन जाएगा, ठीक है ना, ये मेरा वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे रखो सीधा b स्क्वायर और m स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस a स्क्वायर लिख दिया, और y स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और y की जगह वापस लिखोगे तो b स्क्वायर बटा b स्क्वायर है, और m स्क्वायर की जगह लिखोगे तो हो जाएगा आपका 2 और a स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर में हो जाएगा आपका रखोगे ना 45 डिग्री, कॉस 45 स्क्वायर था 1/√2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/2, अंडरस्टूड। ये सब कट गया 1/2 और 1/2 नीचे प्लस में 1 बन गया, और बी स्क्वायर 2b a स्क्वायर में से 2 माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो एक बार बच गया a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आपका 1 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर। समझ गया, वैल्यू पुटिंग हो गई। वैल्यू पुटिंग से थोड़ी चीज़ें हमें होगा ना, टेन और सेक और फॉर्मूला वगैरह इतना दिक्कत नहीं आता है। अब समझो ये चीज़, 30 छात्रों की एक कक्षा की परीक्षा में 12 छात्रों का औसत ये है और बाकी का इतना है, तो कक्षा का औसत कितना हो गया, बराबर चीज़ है। अब देखो करने के दो तरीके हैं। दो तरीका क्या है कि भाई कि देखना, बहुत शानदार तरीका बता रहा हूँ कि 12 छात्रों का औसत 62 है, तो टोटल कितना हो गया 62 × 12 प्लस दूसरा है बाकी का 72 है, तो 72 इंटू बाकी कितने बचे 18 बटा 30, ये तरीका है। लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे तो थोड़ा क्या होगा ना कि कैलकुलेशन 12 60 कर रहे हो, इतना ऐसे नहीं करना है। 62 एवरेज है, 72 एवरेज है, 62 कितने जनों का एवरेज है 12 जनों का एवरेज है, 72 कितने जनों का एवरेज है 18 जनों का एवरेज है। तो अब इसको काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना। 6 दूनी 12 6 3 18, अब करो 62 दूना 100 आपका 124
और ये हो गया 3 दूने 6 और 7 21, तो ये हो गया 6 4 10 शुभ असल का 1 2 और 3 1 4 2 और 1 3 34 और 3 और 4 5 5 जने टोटल है, तो 5 का डिवाइड कर दो, ये आपका हो जाएगा 6 पत्ता 30 और 8 बचा 40 68। अंडरस्टूड ना। कहने का मतलब होता है जिस नंबर ऑफ द थिंग्स है ना, नंबर ऑफ द, तो उसको क्या करो रेशियो में ले लिया करो उसको, ना कि आप है ना डायरेक्ट मतलब 62 इंटू 12 करना बड़ा हार्ड हो जाएगा, लेकिन 62 इंटू 2 करना बड़ा इजी रह जाएगा। तो आपको हमेशा क्या करना है कि आपको इस तरह से जाना है, आपको ना कि आपको डायरेक्ट ऐसे गुणा करना बैठ जाना है। ठीक, अब समझो आगे 17वां सवाल। द एंगल टर्न्ड बाय द मिनट हैंड इन 25 मिनट्स इज ए क्लॉक, तो ये आपका इन ए क्लॉक इज, तो अब समझो कि देखो 360 डिग्री जो आपका ये मान के चलो कि 60 मिनट ना जब चलती है ना, जब घंटे के मिनट की सुई, तो वो यहाँ से लगाकर पूरा घूम के यहाँ आ जाती है, तो मतलब 60 मिनट में वो 360 डिग्री से चल जाती है, तो 1 मिनट में वो कितनी चलती होगी 6 डिग्री, समझ गए ना। 60 का डिवाइड कर दो तो 6 डिग्री, तो मतलब कोई भी घड़ी जब एक घड़ी में जब सुई का कांटा 1 मिनट चलता है ना, तो वो 6 डिग्री तय करता है, ये समझ लो। समझ गए। एक मैं 30 आपके एक चीज़ और घड़ी में थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो अब समझो 12 से लगाकर 1 में यहाँ पे ये पूरा 5 मिनट है ना, ये 5 मिनट, तो इसका मतलब जब भी कोई कांटा 12 से 1 पे आता है ना, तो ये 30 डिग्री बनाता है, समझ जाना है 30 डिग्री, क्योंकि 1 डिग्री में 6 तो आपका 1 मिनट में 6, तो 5 मिनट के अंदर में 30 हो गया ना, तो ये 30 हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी फिर से 30 है, यहाँ से यहाँ तक भी फिर से 30 है, इसे समझ लेना। तो कहने मतलब 1 घंटे के अंदर में घंटे का कांटा भी 30 डिग्री चलता है, और मिनट का कांटा 1 घंटे के अंदर में तो पूरा वो चल जाएगा आपका 360 डिग्री, लेकिन 5 मिनट के अंदर में वो चलेगा 30 डिग्री। इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 मिनट में 6 डिग्री चला, तो 25 मिनट में कितना चल गया 25 छक्के 150, ठीक है 25 छक्के 150। अब 150 को ना बदलने के लिए ना, ये रेडियन के अंदर में ये इसके अंदर में 150 को हमेशा क्या करो π/180 से मल्टीप्लाई, तो ये रेडियन में बदलने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ये हो गया, तो 0 0 कट गया, 3 से कर दे 5 15 6 3 5 π/6 हो गया। चलो आगे 18वां। यदि किसी बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 880 है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल बता दीजिए। तो अब समझो कि किसी का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh, तो 2 इंटू 22/7 इंटू, अब ये देखो ऊंचाई और त्रिज्या का मल्टीप्लीकेशन तो RH ही निकालना है ना, बराबर हो जाएगा 880 22 चौका 88, और ये हो गया 2 और 7 दूनी 14, ये हो गया 14। जीरो के चक्कर में देखो मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ ये जीरो लिखा था वो लिखा था, कभी नहीं सोचना है, जब तक कि ऑप्शन के अंदर में 12 120 1.2 0.12 ऐसे टाइप के ऑप्शन नहीं हो ना, तब तक अब कुछ सोचना ही नहीं है। चलो आगे 19वां। स्वयं सेवकों की कुल संख्या बताओ। अब देखो तभी मैं बोल रहा हूँ ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। स्वयं सेवकों की कुल संख्या बताओ। कुल क्या है, मेल और फीमेल, मतलब सारे के सारे सेवक ही हुए ना, कोई भी लिंग की बात हुई नहीं, सारे जोड़ दो। सारे जोड़ने में क्या 40 और 40 और 30 हो गया 70, 70 और 25 हो गया उसका 95, 95 95 और 35 हो गया आपका 100 और 130, 130 और 150, 150 और 30 हो गया आपका, हाँ 150 ही हुआ ना, 150 और 30 180, 180 और पे आपका हो गया 40 50 60 70 और 80, 180 और 80 260, यही हुआ ना, देख लेना जोड़ना ही तो है। चलो यही हुआ। आगे निम्नलिखित को सरल कीजिए। 16/2 आपका, इसको है ना वापस पेन कॉपी पेन लेके है ना वो करने मत बैठ जाना। आगे देखो मतलब को वापस है ना पूरी लाइन मत लिखना पेपर एग्जाम में, तो ये हो गया सीधा काटो 8 दूनी 16 8 माइनस ये हो गया 3 5 15 और 7 5 35, 8 माइनस 35 प्लस 5 25 प्लस 4 3 12, 12 में से 10 गया 2 हो गया। अब ये हो गया इसमें से ये दोनों घटाएंगे तो -10 और 8 और 10 10 10 में से 10 गया 0, ठीक। चलो आगे। अब इसको देखो शेषफल रिमाइंडर ज्ञात कीजिए किसका, इसका जब रिमाइंडर ज्ञात करना है तो इसका देखो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। ये मैंने मैथ्स स्ट्रेटजी वाले वीडियो में एक बताया था ना 77 की पावर 77 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 78, इसका रिमाइंडर बताओ। ये भी एक एग्जाम का सवाल है, ठीक है। ये मैंने मैथ्स स्ट्रेटजी वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने मैथ्स स्ट्रेटजी इंग्लिश वाला और जीके वाली स्ट्रेटजी का 1-1 घंटे की वीडियो नहीं देखे ना, लंबे लंबे, वो देख लीजिए। आपको लंबा देखो, जब भी कोई चीज़ें इन डेप्थ होती है ना तो वो हमेशा टाइम मांगती है, वो होता है ना क्वालिटी टाइम मांगती है। तो क्वालिटी अगर चाहिए तो टाइम मांगने वाली चीज़, तो 1 घंटा आपको देना है उस वीडियो को। अगर आप 1 घंटा दोगे ना तो फिर से आप ज़िंदगी में ना स्ट्रेटजी करते नहीं रहोगे कि वीडियो बताओ। तो ये से समझो। तो ये हो गया आपका शेषफल का, इसको फाइंड करना है तो 17 की पावर 13 माइनस 21/18। अब मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ कुछ, क्योंकि ये आपको आता नहीं होगा, कुछ लोगों को तो आता ही नहीं होगा। इसमें हमेशा करते क्या है वो थोड़ा समझो, ठीक। इसमें हम लोग क्या करते हैं वो थोड़ा समझो। देखो जब भी मैं डिवाइड कर रहा हूँ 18 से, तो देखो 18 का जब मैं 5 में डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर 5 ही बचता है।
18 को जब मैं 20 में डिवाइड करता हूँ तो 2 बचता है, 18 का 18 फिर ऊपर बचा हुआ 2। अगर मान लो 18 को मैं 37 में डिवाइड करता हूँ तो क्या बचता है, 18 के 18, 18 2 36, 36 तक तो कुछ भी नहीं बचा, पीछे बचा 1, ऐसे 1 बचता है। अगर मैं बोलूँ 18 को मैं 25 में डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 18 का 18 तक तो गया, उसके बाद में आपका 25 है तो ये आपका कितना बच गया, प्लस के आपके 7 बच गया। लेकिन मैं बोलूँ 18 को 35 से डिवाइड किया तो क्या, 35 में मतलब 18 का भाग दिया तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 18 का 18, 18 2 36, तो 36 हो गया। तो 35 तक जाने में या 2 चीज़ हो सकती है, या तो आप लिख दो -1 या लिख दो 17, 18 तक गया और 18 और 17 35 हो गया। तो -1 बोलो चाहे 17 बोलो, बात वही होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें। और रिमाइंडर थ्योरम के अंदर में जितने भी टर्म्स होते हैं ना, उन टर्म का भी अलग अलग रिमाइंडर निकाल के जोड़ा जा सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना, और गुणा भी किया जा सकता है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ समझो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैं अब इसको ना मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ, मैं थोड़ा अच्छे से समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी इतना लिखना नहीं होता है। -21/18 इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये समझो, पावर को छोड़ो, अब ये सोचो कि पहले देखो 18 को अगर मैं 17 में डिवाइड करूं तो मेरा कितना बचता है रिमाइंडर, 17 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 17 नहीं लिखना है, -1 लिखना है। 2 तरीका है, अभी 18 को 17 में डिवाइड किया ना, तो अभी इसको या तो आप -1 लिखो चाहे आप 17 लिखो, दोनों बात वही है, 17 रिमाइंडर बोलो चाहे -1 रिमाइंडर बोलो, क्योंकि जब भी माइनस में रिमाइंडर आता है ना तो उसमें हम जोड़ते नीचे वाला ही है, 18 ही जोड़ते हैं, तो फिर से 17 ही आ जाता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। तो -1 की पावर 13 ये रिमाइंडर बचा इसका, और इधर में देखो 18 का 18, 18 में 3 का 3 ऊपर वाला बच गया ना रिमाइंडर, तो ये 3 बच गया। -1 की पावर 13, तो माइनस का हो जाएगा ना 1 और -3, तो -1 और -3 कितना हो गया, -4। तो -4 तो ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में नहीं है। तो हमें पता है कि जब भी माइनस में आपका हो रहा रिमाइंडर, तो आपके नीचे जो भाग दे रहे हो ना उसी को लिख प्लस करके जोड़ दो, तो ये हो गया 14। तो आपका आंसर हो गया 14। इतना कुछ समझ में आया। चलो मैं एक और सवाल जो बता रहा था उसको मैं समझाता हूँ। 77 की पावर 77 प्लस 77/78 ये हमारा है, इसका रिमाइंडर बताना है। तो अब इसको 77 पे गौर करो, तो 77 हमारे पास कितना कम है, -1 हो गया। -1 की पावर 77 प्लस ये भी हो गया -1, तो ये हो गया -1 तो हो गया -2 में वापस 78 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 76, तो ये आपका 76 आंसर। इतना समझ में आया। चलो एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आपका इसको ना थोड़ा डिटेल में एक और भी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। अब मान लीजिए कि ये हो गया आपका 40 की पावर आपका 71 प्लस 25 की पावर 37/13 इसका निकालना है आपको रिमाइंडर, ठीक है। तो अब इसको कैसे निकालोगे, अब ये मत देखो, अब इसको सीधा देखो कि 13 को है ना इसके नज़दीक लेके जाने का ट्राई करो। 13 का 13, 13 26, 33 39, 39 तक तो जीरो रिमाइंडर है, फिर कितना बचा 1 की पावर 71 प्लस, अब इसमें देखो 13 का 13, 13 26, 26 को देखो तो ये 26 के रिस्पेक्ट में -1 है ना, ठीक है, -1 हो गया, तो -1 की पावर 37 इस तरह से किया करो। 1 की पावर तो ये हो गया 1 और -1 की पावर 37 हो गया -1, तो ये करो 0, तो ये हो गया इसका 0। आई होप कि आपको तीन एग्जांपल करवा दिया तो ये आपको सब समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया। इसी तरह से करना, नज़दीक लेके जाना है जब तक कि 1 या -1 ना बन जाए। कभी कभी ज़्यादा भी बनेगा, लेकिन ज़्यादा होगा तो बहुत बड़ी पावर नहीं दे रखी होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना, यहाँ पे पिछले वाले साल में क्या था, पिछले वाले साल में देखो यहाँ पे 21 था, 21/18 में 3 रिमाइंडर बचता है, तो इसके ऊपर ऐसा नहीं कि 21 की पावर 77 दे दिया, ऐसा नहीं देता है, नहीं तो फिर 3 की पावर 77 कैसे करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ हो गया। चलो आगे, P और Q पर केंद्रित 2 वृत्त 2 बिंदुओं C और D पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये सब C और D के ऊपर में ये क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। चलो ये यहाँ पे C पे किया, ये हो गया C और सॉरी ये C है और ये D है, ठीक है, ये प्रतिच्छेद कर गया। अब क्या बोल रहा है, A और B पर 2 वृत्तों की स्पर्श रेखा है, ये हो गई। यदि कोण ADB 68 है, ADB 68 है, तो ये जो एंगल है ना, ये इन दोनों के बीच में ये 68 है, ध्यान रखना ये 68 है। अब ये बोल रहा है तो ACB बताओ, ACB तो कहने का मतलब ये एंगल निकालना। तो अब यहाँ पे बचा क्या, थोड़ा ये समझो। मैं आपको एक है ना एक चीज़ सिखाता हूँ, आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यहाँ लगेगी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या होता है वो थोड़ा समझना। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में क्या होता है कि जब भी कोई वृत्त होती है, जब भी कोई सर्कल है, उसके ऊपर में कोई भी एक टेंजेंट निकल रही है, ऐसे कोई भी एक टेंजेंट निकल रही है, और अगर मान लो इस टेंजेंट यहाँ पे या टच कर रही है, और यहाँ पे ना कोई भी एक अगर आप ट्राइंगल बना दो, ऐसा कोई भी एक ट्राइंगल बना दो, तो जो ये जो है ना, इस टेंजेंट से ये जो साइड का जो ये एंगल होता है ना थीटा, इस टेंजेंट वाली लाइन से लगाकर ये जो पहली लाइन है ट्राइंगल की, इसके जो ये थीटा होता है ना, ये थीटा वही एंगल होता है जो ये ऑपोजिट एंगल है ना, ये ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये थीटा और ये थीटा सेम होते हैं। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम,
अल्टरनेट सेगमेंट की थ्योरम है ये, ठीक है। ये क्या होता है वापस देख लो कि भाई ये थीटा जो है ना, ये देखो इस साइड के अलावा थीटा, इस साइड के साथ में थीटा कौन कौन से है, एक तो ये थीटा उसके साथ में है और एक ये थीटा इसके साथ में है, इससे चिपका हुआ थीटा। तो इन दोनों को छोड़ के जो तीसरा बचा ना, वो थीटा इसके साथ होता है। जैसे जैसे यहाँ पे कोई चीज़ है, यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से लगाकर इस तरह से आपको कोई भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो थीटा बनेगा ना, वो इसके बराबर होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो, इसको अल्टरनेट सेगमेंट ये बहुत काम आती है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, समझ में? यहाँ पे भी यही काम आएगी। यहाँ पे क्या होगा, अब थोड़ा इसको समझने का ट्राई करो कि मैं क्या करता हूँ कि मैं ना इसको यहाँ से लगाकर इस पॉइंट पे मिला देता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बनाने का ट्राई करते हैं। तो एक लाइन यहाँ हुई, एक हुई यहाँ पे, और ये हो गई यहाँ पे, ऐसे करके ऐसे हुआ, ये हुआ, और यहाँ पे मेरी ये यहाँ से मेरी ये टेंजेंट जा रही है, यही हुआ ना ये चीज़। और मैं क्या करता हूँ ना, मैं अभी ये काम करता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक मिला देता हूँ, ये मिलाया ना मैंने यहाँ से यहाँ तक। अब मुझे पता है कि ये पूरा 68 दिया हुआ है, ये पूरा 68 दिया है ना, 68 यही दिया है, पूरा 68 दिया हुआ है। अब मुझे निकालना है ये वाला एंगल, तो एक काम क्यों नहीं करता हूँ कि इस सर्कल को देखने का ट्राई करो। मैं आपको एक सर्कल बताता हूँ, इस सर्कल को देखने का ट्राई करना कि ये ना, ये वाली ये तो टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट है, और ये मेरा एक ट्राइंगल बन गया ना। कौन कौन सा ट्राइंगल, बी सी डी बी, वापस बी सी डी एक ट्राइंगल है। इस बी सी डी ट्राइंगल के अंदर में अगर मैं ये वाला थीटा मानूं, बी सी डी ट्राइंगल के अंदर में अगर ये वाला मैं सर्कल बना देता हूँ, ये चलो ऐसे सर्कल है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे एक सर्कल है। तो मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो है टेंजेंट है, इस टेंजेंट का ये जो थीटा है ना, वो थीटा किसके बराबर होगा, वो इस वाले ट्राइंगल के अंदर में इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये थीटा इस थीटा के बराबर होगा। और सेम टू सेम इस सर्कल में जाओगे तो ये वाला जो थीटा है ना, मैंने क्या बताया था, ट्राइंगल जो है उसका टेंजेंट से जो एंगल है वो अल्टरनेट वाले के बराबर होता है। तो अगर ये वाला थीटा की बात बोलूंगा तो ये वाला इस वाले के बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ गया ना? इसको थोड़ा काट के और ट्राई करें, तो इस और ट्राई करेंगे तो क्या होगा, ये टेंजेंट है, आपको समझाने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टेंजेंट है, इस टेंजेंट का इस वाले सर्कल का जो ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ, ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में ये थीटा एंगल बना रहा है। ये जब थीटा एंगल बनाएगा तो ये ऑपोजिट वाला भी थीटा होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से सेम टू सेम। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब समझो, मैं बता देता हूँ वापस। तो जब दोनों इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल ये आधा आधा करके ये बनी जाना है, तो इन दोनों का सम भी तो यही आएगा जो इस टोटल का सम है, ठीक है, 68। तो कहने का मतलब ये थीटा मान लेता हूँ, इधर को अल्फा मान लेता हूँ, तो थीटा प्लस अल्फा है ना, थीटा प्लस अल्फा वो उसी के बराबर होगा जो ये एंगल दिया हुआ 68 के बराबर। समझ गए? आधा इसका हो गया, आधा आधा हो चाहे कुछ भी हो, चाहे 3:4 में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन इन दोनों का सम तो 68 ही रहने वाला है ना, तो 68 हो गया। अब देखो इस ट्राइंगल के अंदर में, इस ट्राइंगल के अंदर में ये थीटा है और ये अल्फा है, इन दोनों का हम 68 है, तो ये वाला एंगल ही तो हमें निकालना था। ये वाला क्या होगा, 180 में से 68 घटा दो, ये हो गया आपका 112। ये हो रहा है ना? चलो समझ में आ गया होगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, बहुत अच्छे से बता दिया मैंने। नहीं आया तो थोड़ा पढ़ लेना फॉर्मूला बुक से। आगे, ए बोटमैन rows to a place 30 kilometer distance and back in the 14 hours. He finds that he can row 10 kilometer with the stream at the same time as 4 kilometer against the stream. Find the speed in the kilometer per hour of the stream. ये क्या बोल रहा है कि भाई धारा के साथ में 10 किलोमीटर चलना और धारा के विपरीत 4 किलोमीटर नाव चला पाना एक ही समय में होता है, ठीक है। ये उसकी स्पीड देने का अलग तरीका हो गया। स्पीड देने का तरीका क्या हुआ कि भाई समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। और अगर कोई भी दूरी है, 10 किलोमीटर की दूरी है, धारा के साथ में जब स्पीड होती है तो स्पीड क्या होती है, धारा के साथ में स्पीड तो b प्लस डब्ल्यू होता है ना, ठीक है। तो धारा के ये जो b प्लस डब्ल्यू है ये किसके बराबर होगा, ये होगा धारा के विपरीत। तो समय बराबर है, मतलब चाहे धारा के साथ में 10 किलोमीटर जाना और धारा से विपरीत 4 किलोमीटर आना, दोनों एक ही समय में होता है, मतलब बराबर बराबर है। तो ये हो गया, ये बराबर कर देता हूँ, तो हो गया आपका 5:2, और इसको मैं काटूंगा तो हो जाएगा b प्लस डब्ल्यू बटा b माइनस डब्ल्यू बराबर हो जाएगा आपका 5/2। अब इसको मैं कंपोनेंडो डिविडेंडो भी लगा सकता हूँ, तो यहाँ से कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो क्या होगा, b अपन w बराबर हो जाएगा, एक बार इनको जोड़ दो और एक बार इनको घटा दो, 5 में 5 और 2 कितना हो गया 7, और 5 में से 2 गया हो गया 3, आता होगा ना कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो b तो हो गया सब, b की वैल्यू 7, b और w के रेशियो क्या होगा 7:3 हो जाएगा। इतना तो समझ में आ गया आपका, 5 और 2 ये हो गया 7:3। अब ये तो हो गया आपका इसका। अब यहाँ पे ये चलते हैं कि भाई बोल रहे हैं 30 किलोमीटर धारा के साथ जाना और 30 किलोमीटर धारा से विपरीत आना, ये दोनों ना 14 घंटे में हो रहा है। तो जब धारा के साथ जाएगा तो b प्लस डब्ल्यू स्पीड बन जाएगी, और जब धारा के विपरीत जाएगा तो b माइनस डब्ल्यू बन जाएगी। और ये सब कितने में हो रहा है, 14 में हो रहा है।
तो धारा की गति निकालनी है, मतलब बी निकालना, ध्यान रखना। एक चीज़ और कर सकते हो, बी निकालना है। तो अब यहाँ पे समझो बी और डब्ल्यू है, तो मैं काम करता हूँ, एक काम करता हूँ, तो बी इसको मैं 7K मान लेता हूँ, इसको 3K मान लेता हूँ। इतना समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट 7 और 3 मत रख देना, क्योंकि ये 7K और 3K ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि रेशियो है, और यहाँ पे ये रेशियो, यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि 7 और 3 पुट कर दो सीधा। तो अब क्या करेंगे, मैं 30 और यहाँ पे कर दे 30 और बी प्लस डब्ल्यू क्या हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू आपका हो जाएगा 7 और 3 10। सही किया ना मैंने, हाँ ठीक है, 7 और 3 10 के। तो बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगा आपका 7 और 3 10 के, और बी माइनस डब्ल्यू आपका हो जाएगा 7 में से 3 के 4 के, बराबर हो जाएगा 14। यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे के की वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ पे भी ये भी लिख सकते हो, ये अगर आप नहीं करोगे तो बी प्लस डब्ल्यू की जगह 5 ये भी लिख सकते हो, 5K और 2K, क्योंकि ये तो वैसे भी कट जाना है, ठीक है। 5K और 2K भी लिख सकते हो। तो अब आपके इसको करो सॉल्व, तो ये हो गया 3/K, और या फिर ये काम करो तो 30 कॉमन ले लेते हैं, 30 कॉमन ले लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, और चलो ये कर ही देते हैं, 3/K प्लस ये हो जाएगा आपका 15/2K बराबर हो जाएगा 14, और इसके बाद में इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2K और 15 और 6 21, 21/2K बराबर हो जाएगा, 21/2K बराबर हो जाएगा 14, और 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 7 ते 21, तो K बराबर हो जाएगा आपका 3/4, K बराबर 3/4। तो अब देखो K अगर 3/4 है, तो अब यहाँ से देखो हमें क्या बोल रहा है कि धारा की गति बताओ, धारा मतलब W क्या होगा 3K, ये है ना स्पीड 3K, 3 × 3/4 ये मल्टीप्लाई कर दो, तो होगा 9/4, ये होगा 9/4। समझ में आया ना चीज़ें, समझ में कैसे, बस आपका बेसिक सी चीज़ है कि आपको बी प्लस डब्ल्यू निकाला और एक बी माइनस डब्ल्यू निकाला, इन दोनों का रेशियो आपके पास में आएगा 5:2 आया, b/2 डब्ल्यू निकाला तो आपका हो गया 7/3 आया। अब ये 7 और 3 अब डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते वहाँ पे, क्योंकि रेशियो में है, बी की वैल्यू 7 नहीं है ना, बी की वैल्यू 7 नहीं है, बी की वैल्यू और डब्ल्यू का रेशियो 7:3 है। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो ये लिखो कि बी की वैल्यू 7K लिखो और डब्ल्यू की वैल्यू 3K लिखो, ये मैथ्स है, बेसिक है। अब मैंने फिर बाद में क्या किया, 30 कर दिया, 1/b प्लस डब्ल्यू प्लस 1/b माइनस डब्ल्यू, यही था ना, और बराबर में आ गया 14। अगर इजी कैलकुलेशन करनी है तो क्या करो, यहाँ से सॉल्व कर लो ना सीधा, बी प्लस डब्ल्यू इधर आएगा, बी माइनस डब्ल्यू इधर आएगा, डब्ल्यू कट जाएगा, तो क्या बनेगा आपका 2b बनेगा, 2b/b² माइनस W², ये हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 30 × 2 × b बराबर हो जाएगा 7K, अपर में आ जाएगा आपका 7 7 49 का K² आपका 49K² माइनस W 3 3 9K², तो ये हो जाएगा 40K², टोटल हो गया 40K² बराबर हो जाएगा 14। और यहाँ से भी निकाल सकते हो, 0 से 0 कट गया, और K से ये K वाला कट जाएगा, तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 3/4, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे 3K में लिखोगे, 3 × 3/4 हो जाएगा 9/4, ये हो जाएगा। आई होप कि आपको 2 बार मैंने बता दिया कैलकुलेट करके, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब 24वां में बहुत ईजी सवाल है, बस आपको ये देखो, 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 है, 2 बिस्किट मतलब 2x प्लस चॉकलेट मतलब y मान लो, 1 चॉकलेट बराबर है 69। आगे 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफ़ी की कीमत, अब देखो 2 चॉकलेट बोल रहा है, चॉकलेट को मैंने y माना था, और 3 कप कॉफ़ी ये नया आ गया, तो ये क्या हो गया, 2 चॉकलेट प्लस 3 कप कॉफ़ी 3z बराबर हो जाएगा 127। आगे क्या बोल रहा है, 3 बिस्किट को x माना था ना, तो 3 बिस्किट प्लस 4 चॉकलेट मतलब 4y प्लस 2 कप कॉफ़ी मतलब 2z बराबर हो जाएगा 229। तो आपका 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफ़ी, तो कुल मिला के हमें XYZ निकालना है, बाकी कुछ दिक्कत की बात नहीं है। XYZ निकालना है ना, तो थोड़ा बहुत आपको क्या होगा, यहाँ से टाइम पास होने की चीज़ है। ईजी सवाल में टाइम पास होता है ना, वो ऐसे सवालों में होता है, ईजी सवाल में टाइम पास। तो ईजी सवाल में टाइम पास अब कैसे होगा ये समझते हैं। अब एक काम करते हैं कि थोड़ा बहुत काट कटा के करने का ट्राई करते हैं। तो चलो इन दोनों को जोड़ ही देते हैं पहले। तो 2x, थोड़ा एक इक्वेशन बन जाएगी, 2x प्लस 3y, 2x इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है। 2x प्लस 3y प्लस 3z बराबर हो जाएगा आपका 9 7 16 का 6, असल का 1, 6 2 6 7 8 और 1 9, और ये होगा 196, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और चीज़ काटने का ट्राई करते हैं, लेकिन चलो 2x और y जोड़ते हैं, तो z को काटने का ट्राई करते हैं। तो पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 3 9x प्लस 4 3 12y प्लस 3 2 6z बराबर 229 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 3 2 6 तो 600, तो ये हो गया 29 2 58 58 और 29, ठीक है। 9 8 70 7 से 8 हो गया, तो आपका हो गया ये 60 आपका 9 8 70 7 असल का 1 5 7 और 1 8 88 सॉरी, तो ये आपका हो गया 29। तो 29 के बाद में अच्छा सही कर रहा ना, सॉरी 29 3 29 27 7 असल का 2 3 6 7 8 87, तो 87 हो गया आपका ये। तो अब देखो
आपका 687, तो 687 तो ये हो गया। अब इसके बाद में आपका 3 से मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद 2 से करते हैं, 2 दूना 4x प्लस 3 दूना 6y प्लस 3 दूना 6z बराबर हो जाएगा 126 दूना 196 दूना 6 दूनी 12 का 2 असल का 1 9 दूनी 18 और 19 का 9 असल का 1 1 2 2 3 392। इसमें से आपका क्या होगा, घटा दो, ये कट गया, 9 में से 4 गया 5x प्लस ये हो जाएगा 6y बराबर ये हो गया 7 में से 2 गया 5 18 9 और 5 में से 3 गया 2, ये हो गया 295। अब ये तो हो गई इसकी चीज़। अब यहाँ से ये हो गया 2x प्लस वाई, तो अब यहाँ पे 2x प्लस वाई, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर ही देता हूँ ना, तो y बराबर बना देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12x प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y बराबर 69 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 360 तो वही हो गया, और नम चंगारी 54 वो हो गया। ठीक है, 4 6 5 11 सल का 1 3 1 4 414 414 हो गया। अब इसमें से मैं घटा देता हूँ, ये कट जाएगा, 12 में से 5 गया 7 5 12 प्लस आपका ये हो जाएगा बराबर, और ये हो गया 14 में से 5 गया 9 और उसके बाद 10 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 3 3 में से 2 गया 1, हो गया x बराबर हो जाएगा 1 7 7 तो 7 और 4 11 7 और 7 49, x बराबर 17 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू आती है तो फिर तो ईजी है। x बराबर 17 दूना 34 और इसमें से 34 गया, 9 में से 4 गया 5 6 में 3 गया 3 और इसमें से y बराबर आ जाएगा 35, तो y बराबर आ जाएगा 35। सही चल रहा है ना, 7 दूना 34 और 35, ठीक है, y बराबर 35 आ गया। तो यहाँ रख देते हैं, 35 दूना 70 70 कटाएंगे, इसमें से 127 में से 70 गया आ जाएगा, तो आप क्या होगा 27 और 30 इधर बढ़ गया, तो 57 57 में 3 का भाग दे देंगे। इतना कैलकुलेट करना आता होगा इसलिए मैं इसमें बोल नहीं रहा हूँ, कैलकुलेट ही तो करना है। क्या है, 3 का हो गया 31 और 29 27 19, तो आपका z बराबर गया 19। इक्वेशन सॉल्व करना तो आता होगा, इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। बस बराबर बराबर कुछ भी बना के काट कटा के आपको सॉल्व करना 3 इक्वेशन, क्योंकि ये तीनों आपको ये टाइम पास का है, बाकी कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाओगे। क्योंकि वैल्यू पुटिंग क्यों नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तो सब 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, तो आपका आंसर यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। जब यूनिक सॉल्यूशन आएगा ना, फिर आपका ये आपको करना ही पड़ेगा। तो ये आपका हो गया 17 19 और 35 हो गया। तो अब हमारे पास 5 का निकालना है, तीनों को जोड़ दो पहले, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 17 और 17 दूना 34 35 36 36 और 35 हो गया, 35 दूना 70 और 71 71 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 55 7 55 35 355 हो गया। ठीक है, चलो कर देना एक बार वापस अपने खुद से पेन कॉपी लेके करने का ट्राई करना, हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ ये है, तो इसमें एक वैल्यू 60 रखनी है, बाकी कुछ नहीं है। अब 2 तरीका है, या तो आप इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो और फिर 60 रखो, नहीं तो फिर डायरेक्ट रख दो। अगर कुछ भी सॉल्व नहीं करना है तो थोड़ा बहुत सॉल्व कर देते हैं, ज़्यादा तो नहीं करते हैं। कोसेक को कॉमन ले लेते हैं, कोसेक थीटा को कॉमन लिया, तो फिर बीच में ब्रैकेट में क्या बना 1 अपॉन कोसेक के -1 1 अपॉन कोसेक के +1। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, फिर ये 1 इधर जाएगा कुछ और इधर जाएगा, तो 1 और 1 कट जाएगा, तो 2 कोसेक ए बचेगा। ठीक है, 2 कोसेक ए बचेगा, अपॉन में कोसेक ए -1 और कोसेक ए +1, तो कोसेक स्क्वायर ए -1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास में एक और फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखा, कोसेक लिखते हैं, कोसेक स्क्वायर -1, और मैं आपको क्या बताया 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर -1 बराबर कॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख दो कॉट स्क्वायर ए। तो इतना तो समझ में आ गया। यहाँ पे सेम टू सेम चीज़, अभी आप -1 लिखा है, ध्यान रखना, अभी पावर में है, तो ये पूरी पूरी ये वाला जो टर्म है ना, ये बटा में आ जाएगा, बटा सेक ए, फिर ये आ जाएगा 2 सेम चीज़ 2 सेक ए अपॉन 10 स्क्वायर है। इतना समझ में आ गया। तो अब इसको और थोड़ा करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोसेक ए बटा सेक ए, कोसेक ए बटा सेक ए क्या होता है, कोसेक को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए, और सेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 10 ए। तो ये ऊपर आपका सॉरी कोसेक ए को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन ए, और कोसेक ए को लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए, तो कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा कॉट ए। तो ये आपका हो गया कॉट ए। अब ये कॉट ए और ये जो कॉट स्क्वायर है, इसमें से पावर कट जाएगा ना कॉट वाला। तो अब देखो आगे, और कोसेक ए बटा सेक ए कॉट है, फिर से हो गया, तो ये भी कॉट है और ये भी कॉट है, तो ये भी कट जाएगा पूरा। इतना समझ में आ गया होगा, कोसेक कॉट सारे कट गए, एक तो ये इधर से कट गया और एक ये इधर से कट गया, तो ये हो गया कॉटे सारे कट गए। तो अब क्या बचा हमारे पास में कुछ भी तो नहीं बचा, हमारे पास में ये भी कट गया सारे कट गया, 10 स्क्वायर बचा, और 10 स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सीधा, तो वरना 10 स्क्वायर है, और 10 स्क्वायर में 10 60 लिखोगे तो 60 का स्क्वायर 10 60 क्या होता है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना ना, इतना ही है, इजी है, सारे के सारे कट गए। कोसेक और बटा सेक के कॉटे होता है, कॉटे और इधर भी एक कॉटे, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर से पूरा टोटल कॉट स्क्वायर कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 10 स्क्वायर ऊपर चला गया। अंडरस्टूड। तो 10 स्क्वायर में 10 60 हो गया, 10 60 √3 होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, हो गया खत्म। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे समझ में आ गए। देखो ये भी इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है, और ये भी बहुत इजी सवाल है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा आपको है कि हाँ टाइम लगेगा वो सॉल्व करने में, बाकी तो मैं बता ही चुका हूँ। ये तो बहुत इजी सवाल है,
ये मैं आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पता होनी चाहिए, और ये लास्ट के 5 सवाल जो मैंने रखे हैं, और ये रिमाइंडर थ्योरम मैंने 3-4 एग्जाम्पल देके आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नए स्टूडेंट हो तो ये लेक्चर देखने के बाद में एक से लगाकर अभी जो जितने लेक्चर आपके हो गए, 14 का लेक्चर है, या पूरा का पूरा अपना एक सारे के सारे लेक्चर कीजिए, आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो सवाल के अंदर में कैलकुलेशन होती है ना, मैं आपको इस चीज़ सिखा देता हूँ। एग्जाम के अंदर में उस चीज़ों को छोड़ना सीखिए। ठीक है, छोड़ना सीखिए मतलब लास्ट में करना सीखिए, इसी को चीज़ें। एग्जाम क्या है, इसी समझ लो। मैं एग्जाम को एक डेफिनेशन है, एग्ज़ाम वो नहीं क्रैक करता है कि जो आपको सीधे सीधे 1 नंबर से लगा कर लगातार 25 तक करते ही जाता है। एग्ज़ाम वो क्रैक करता है कि एग्ज़ाम के हमेशा 2 तरह के सवाल होते हैं। एग्जाम में 2 तरह के सवाल होते हैं, जो इसको एक ही तरीके का सवाल समझना, इसको बहुत इन डेप्थ लाइन बोल रहा हूँ, इसे समझना। एग्जाम हमेशा ना, एग्जाम में 2 तरीके के पेपर होता है, 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक सवाल होते हैं जो पहले बार में करने के होते हैं, और दूसरे होते हैं सेकेंड बार में। एक होते हैं जो ईजी होते हैं, और एक होते हैं जो हार्ड होते हैं और टाइम टेकिंग होते हैं। एक होते हैं जो आपको नंबर दिलाने के लिए होते हैं, एक होता है जो आपको फंसाने के लिए होते हैं। ठीक है, जो आपको फंसाने के लिए होते हैं। तो आपको हमेशा पहले राउंड के अंदर में ये चीज़ें कि जो आप नंबर लाने के होते हैं, जो सवाल और जो इजी होते हैं, जो फर्स्ट बार में करने के होते हैं, ये और ये में आप डिफरेंस जो बंदा समझ गया ना कि भाई मेरे को छोड़ना कौन सा है और मेरे को करना कौन सा है, वो ही नंबर लेके आएगा, ये मान के चलिएगा, अच्छे नंबर। क्योंकि एग्जाम में मैंने क्या बोला, इस पूरे पेपर में देखो टाइम टेकिंग कौन सा था, ये तो वैसे इतना टाइम टेकिंग था भी नहीं, सिर्फ ये एक था जो टाइम टेकिंग था, बाकी क्या है। और ये आप मान लो कि हल्का सा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो ये मान लो, तो 2 से 3 सवाल है जो आपको तो हल्के हल्के टाइम टेकिंग है, उसके अलावा पूरे होने वाले ही है ना। तो इसका मतलब 44 नंबर तक तो आप आराम से कर सकते हो ना, अगर आपने ये 3 छोड़ दिए। अगर आप इसको पहले लेके बैठ गए ना, ये वाला, ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करने वाला, तो यही चीज़ है, ये फंसाने वाला सवाल है। और आप अगर ये नहीं समझ पाएंगे ये फंसाने वाला सवाल है, इजी समझ के करने लग गए ना, तो फिर आपका दूसरे सवाल छूट जाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझना है, जो समझ गया उसका बेड़ा पार हो गया। और 44 आ गए तो भी अच्छे ही नंबर है ना। आपको हार्ड में जाना नहीं है, आपको फंसाने वाले सवालों में फंसना नहीं है। टाइम बचे तो फंसना है, नहीं फंसना है नहीं तो नहीं बचना है, मतलब नहीं तो आपको उससे बचना है। तो ये चीज़ जो समझ गया वही आपका आगे है। इसको जो आप पूरा पेपर को एक समझने लग गया ना, कि पूरा पेपर एक है, इसका मतलब कोई फंसाने वाले सवाल नहीं है, 1 से 25 जाऊँगा मैं, फिर वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लेना। तो चलो, थैंक यू। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे लेक्चर्स देख लीजिए सारे। और आई होप कि आपको सब अच्छा लग रहा होगा। आपने स्ट्रेटजी वीडियोस देखे होंगे, मैथ्स, इंग्लिश और जीके की स्ट्रेटजी वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे सबको समझ में आया है। अब बहुत इन डेप्थ बताया, आप कमेंट वगैरह पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना ज़्यादा काम का चीज़ है। मैथ्स में मेरे 90/90 की मैंने स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, उस स्ट्रेटजी के वीडियो के ऊपर अभी 1.5 लाख व्यूज़ आ चुके हैं। समझ लीजिए 1.5 लाख व्यूज़, जबकि चैनल छोटा था। अभी तो फिर भी 10,000 सब्सक्राइबर से क्रॉस कर गए हैं, लेकिन उस समय तो 300, 400, 500 सब्सक्राइबर थे, तब 1.5 लाख जनों ने देखा है। तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा वीडियो है। आप वो वीडियो देख लोगे तो आपको परफेक्ट हो जाएगा मैथ्स के अंदर में। क्या करना है मैंने सब कुछ बताया, आप इस सीरीज़ को कर लीजिए। 2024 में मैं बता रहा हूँ कि तरीके कैसे अपनाने हैं एग्जाम में, ये आप मेरे से सीख लीजिए तरीके, शॉर्ट ट्रिक्स या ये सब कुछ सीख लीजिए। और दूसरी चीज़ क्या कीजिए, 2023 के मॉक देके अपने जो सीखा है उसको अप्लाई करने का ट्राई कीजिए, सब हो जाएगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। और फार्मूला बुक को हर 10 दिन से 15 दिन के अंदर में, 15 दिन में पूरी की पूरी रिवाइज कर दो। फार्मूला बुक को बार बार पढ़ो, 4-5 बार, सब हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी बेसिक से शॉर्ट स्ट्रेटजी मैंने यहाँ बता दी है। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर, बाय बाय।